नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं दिल्ली और दिल्ली न्यूज़। मेरे साथ है तरनजीत सिंह टोनी, जो जम्मू कश्मीर के बहुत सीनियर लीडर है। पहले सर नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन्होंने साथ छोड़ दिया। कई बार इन्होंने 2016 में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ा। कई बार आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपने ज़मीनी मुद्दों को जम्मू कश्मीर में उठाने का काम करा है। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 को लगाए हुए सरकार को 1 साल से अधिक का समय हो गया। कितने हालात यहाँ पे बदले हैं आर्टिकल 370 के बाद? देखें जी, हालात ये है कि इस वक्त आज की डेट में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 370 जाने के बाद एक बुनियादी सतह पे जो हमें लगता है, जो मुझे जहाँ तक मैं इसको देखता हूँ कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, जो यहाँ पे गुरखास थे, जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, जो बाहर से आए हुए थे, पंजाब से लाए गए थे, उस वक्त सफाई का जो ज़िम्मा उनका था, तो उसको पूरा दायित्व पूरा करने के लिए। लेकिन उन लोगों को उस वक्त महाराजाओं ने भी इसीलिए लाया था कि आपको यहाँ पे बसाएंगे, आपका कामकाज देंगे आपको। लेकिन उन लोगों को वंचित रखा गया था कश्मीरी हुक्मरानों द्वारा कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, यहाँ उनको स्टेट सब्जेक्ट राइट्स नहीं थे। जहाँ तक ये मुद्दा है, तब तक मैं उस 370 के को वेलकम करता हूँ, उस टूटने को, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कार्य हुआ है। और उसमें जैसे हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जिनकी शादी यहाँ से बाहर हो जाती थी, वो जो बाहर होती थी, वो अपने जो अगर सपोज़ यहाँ पे कुछ ख़रीदना चाहती थी तो उससे वो वंचित हो जाती थी। तो उनको जो राइट्स रिस्टोर किए गए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कदम है। लेकिन जहाँ तक इन्होंने जो इस रियासत का दर्जा ख़त्म किया है, इसके मैं सख्त विरोध करता हूँ। लेकिन हम इस बात पे शायद लोगों का एहतजाज भी होता है, लेकिन साथ ही होम मिनिस्टर साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की एक अपील थी कि हम ये जो रियासत का दर्जा है ये वापस कर देंगे जी। अब बस उसी एक वादे के ऊपर जम्मू कश्मीर की जो जनता है उस भरोसे के ऊपर टिकी हुई है कि वो वादा हमारा दोबारा वापस कब करते हैं। आप देखें, 1 साल हो चला है 370 पे टूटे। 370 टूटी तब से लेके आज दिन तक। आप पूरे इंटरनेशनल दुनिया जगत में आप कह रहे हो, मोदी सरकार ये कह रही है कि हालात बिल्कुल सामान्य हो गए, ठीक ठाक हो गया। हम आपकी बात मानते हैं और तायद भी करते हैं, ठीक ठाक हो गया। आज तक 2G पे हमारी रियासत चल रही है, 4G रेस्टोर नहीं कर पा रहे। वो बाय पार्ट्स, वो बकरी का तो दूध तो देगी, पर वो मींगन डाल के देगी, तो वो सारा मजा कर उनके साथ कंपटीशन कर दिया। आज हमारे को 2G पे रखा हुआ है और 4G वाला हमारा पढ़ाई में मैच नहीं कर पाएगा। कहाँ से हमारा हरियाणा से और पंजाब से मैच होगा? सर, जो आप बातें बोल रहे हो उसमें एक सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बोला कि आर्टिकल 370 हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ज़्यादा विकास हो पाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कई सारे नेताओं ने इसका विरोध करा, उन्हें हिरासत में रखा गया। अभी भी कुछ नेता हिरासत में, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मैं समझता हूँ ठीक है कि आपने अपना मुद्दा लागू करने के लिए आपने उसको कानूनी ढंग से किया, गैर कानूनी ढंग से किया, ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसको साफ जाहिर है कि गवर्नर के थ्रू से सीधा उसको ख़त्म किया गया। किसी इलेक्टेड असेंबली ने उसको नहीं भेजा है कि हमारा ये ख़त्म कर दो। उस मुद्दे पे ये कमज़ोर हैं और ये बात, जहाँ तक वो दूसरे ऑपोजिशन का कहना है कि इसको गैर कानूनी ढंग से किया गया, वो गैर कानूनी ढंग होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो आने वाला वक्त बताएगा ये फैसला इनका कितना अच्छा था, कितना ख़राब था। लेकिन आज की डेट में मैं ये जो मेरा मेन जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर में जनता की सरकार कब तक बन सकती है? उसके लिए आप जो अपोजिशन के लीडर है या फिर सोशल एक्टिविस्ट है, उनको क्या बातचीत करनी चाहिए? लंबे समय से यहाँ के लोग चाहते हैं कि उन्हें अपनी खुद की गवर्नमेंट मिले ताकि वो जन सुनवाई कर सके, नेताओं से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। क्या कहना चाहते हैं आप उसमें? मैं चाहता हूँ कि इस पे अमित शाह जी ने
बयान दिया था कि हम जल्द ही रियासत बहाल करके इलेक्शन करेंगे। पहले तो मेरी प्रार्थना उस भगवान से कि वो सेहतयाब हों और बाहर आएँ और आके इन चीज़ों पे फैसला लें। दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो वादे हमारी रियासत से किए गए हैं कि हम आपकी रियासत वापस दे दें। आज लेह लद्दाख के लोग जो हैं तंग पड़े हैं यूनियन टेरिटरी लेके, वो तंग आ गए। आज 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 मुझे बताएं, आप हमारा खर्चा बढ़ गया है रियासत का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ गया है। आप मुझे बताएं, आप हमारी रियासत रिस्टोर करें। आपने डीलिमिटेशन जो कंप्लीट कर ली है उसका देखें, हमारी जो सीटें बढ़नी है बढ़ा के, उसके बाद वो जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी है। सीटें सिर्फ जम्मू में बढ़नी चाहिए, कश्मीर में तो आगे ही ज़्यादा है, डिस्पैरिटी थी। तो अगर आप जम्मू के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, आप हमारी सीटें और कश्मीर की सीटें बराबर करके उसके बाद अगर 45 उधर है 45 इधर होनी चाहिए, हमारा मानना ये है। और इसमें सिखों को सीट को माइनॉरिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो सिख माइनॉरिटीज़ में है उनकी भी एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। जैसे आप शेड्यूल कास्ट को सीट देते हो, हमारे सिखों की भी सीट एक रिजर्व होनी चाहिए। और उसके बाद आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके हमारे यहाँ पे रियासत के इलेक्शन कराएं, ताकि हम अपने लोगों को खुद फैसला ले सकें। आपने हमारी रियासत पिछड़ी हुई थी, इसके ऊपर टोल लगा के, आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा यहाँ से टोल उखड़ जाएंगे, आपके मंत्रियों ने कहा टोल उखड़ जाएंगे, लेकिन आप आज टोल पे टोल लगाए जा रहे हो। जिस जम्मू को मंदिरों को शहर से जाना जाता था, आज उसको टोलों के शहर से जाना जाता है। आपका जो कानून जो है हिंदुस्तान का कहता है कि एक 50 या 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर या कुछ एक डिस्टेंस के ऊपर दूसरा टोल लगेगा। आप ये बड़ी ब्राह्मणा के आगे एक जो टोल लगा है उसको और इसको नापो, रास्ता नापो। ये जो नगरोटा में टोल लगा, वो टोल के वो क्वालिफाई नहीं करता वो टोल। तो आप टोल तो उठाओ, अगर आपने लखनपुर में लगाया इस टोल को उठा लो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू के लोगों के साथ जाति ही जाति, जितना ज़्यादा झंडा हमने ऊंचा बुलंद करके रखा उतना हमें दबाया और कुचला जा रहा है। और कश्मीर को आज भी उतना ही फायदा। क्या उनको क्या, मुझे बताएं ना, क्या कर दिया आप? सर आप बोल रहे हैं, एक जो मेरे को सरकार का एक बड़ा जो फैसला लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी हुआ करती थी पहले, सरकार में देखते हैं कि हम आंकड़े आते हैं कि उन्होंने 220 मिलिटेंसियों को ख़त्म करा। आपको क्या लगता है कि मिलिटेंसी इतनी क्यों होती है कश्मीर में? मैं जानना चाह रहा हूँ। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक उन अलगाववादियों को भी अगर कहें, उनको भी बुला के एक बार मसला सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों को बुला के सुनते हैं, उनके साथ सरकार बनाते हैं, तो यहाँ के कौन से कोई पराये हैं? इन्होंने भी तो उस वक्त, इनके पास जम्मू कश्मीर के पास तो चॉइस थी ना महाराजा के पास, आप पाकिस्तान में जाओ, आप हिंदुस्तान में रहो। शेख अब्दुल्ला के पास जिसको शेरे कश्मीर का नाम दिया गया, उसके पास वो क्यों दिया गया था उनको ये तखल्लुस, कि उन्होंने उस वक्त फैसला लिया कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड रियासत होते हुए भी उन्होंने फैसला किया हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। कौन सा गुनाह किया जनाब? अगर आज कुछ बच्चे भड़क ही गए हैं तो हम उनको क्यों धक्के मार के दूसरे पर भी निकालने के तैयार हैं? आज आपने दमन करके भी देख लिया, फिर भी मिलिटेंसी रोज आप घटनाएं देख रहे हैं। 4 आपके किसी सीआरपी कैंप पे अटैक हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। आप रोज 2-4 मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों ना हम एक उनसे बैठ के बात करें, बात खत्म कर दें हमेशा के लिए हिंदुस्तान की। और ठीक है, आप बातचीत लेकिन अगर आपको मिलिटेंट से ही लड़ाई करनी है तो जनाब, मिलिटेंट हमारे देश के अंदर पैदा नहीं हो रहा है। हमारे लड़के यहाँ से कश्मीर से जा रहे हैं पाकिस्तान, वहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस आ रहे हैं। तो बॉर्डर ही इतना सील क्यों नहीं कर दिया जाता कि कोई आ ना सके, ना जा सके, ना ये रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपने कहा था हम बॉर्डर पक्के सील कर देंगे, आज कैसे हो गया जनाब? 40 किलो RDX लेके 40 जवान मार दिए। उधर कितने किलो आया था? 40 किलो शायद, कुछ ज़्यादा था। तो इतना RDX लेके इतने 44 जवान शहीद हो गए। उनकी CBI अभी तक नहीं करवाई हमने जी। हम कह रहे हैं कि कुछ तो चीज़ें हों। सुप्रीम कोर्ट में आज ये हो गया इंटरनेशनल फोरा के ऊपर। आप प्रशांत भूषण को बयान देते हैं, अगर किसी जज ने, सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं जिनका एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, वो अगर किसी प्राइवेट मोटरसाइकिल पे चक्कर लगाने जाएगा, लोग तो बात करेंगे।
किसी के आपको अपना कुछ मर्यादाएं हैं। आपके हम अपने इंस्टीट्यूशंस की बिगेस्ट रिस्पेक्ट चाहते हैं। आज दुनिया में हमारी बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक उसमें आ रहा है कि वो भी एक बीजेपी का हेडक्वार्टर बन के रह गया। ऐसी बातें आ रही हैं, ये गलत है, ये हमारे देश के लिए गलत है। और मैं मोदी जी से ये अपील करूंगा कि आप एक वो नेता हैं जो इस देश में सक्षम है इस वक्त आपकी सरकार कुछ भी करने के लिए। तो हम चाहते हैं एक प्यार भरा माहौल जो यहाँ से खराब हुआ है, ये एनआरसी, ये एनसी, इनको वापस लेके एक प्यार भरा माहौल पैदा हो। आप एक अच्छे नेता हैं, आप कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपको याद रखे। अभी तक तो मोदी जी के साथ जुड़ी है डीमोनेटाइजेशन ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान की इकॉनमी। जो सवाल है, आप रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ इलेक्शन रहना चाहिए, लेकिन जो सरकार कहती है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है आने वाले समय में वो भी भारत का हिस्सा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं क्या वाकई में वो हिंदुस्तान की सरफरस्ती करते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात आपको साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में बता दूं, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड इधर आ जाएगा। ये फ्लैश पॉइंट है। आप लद्दाख से तो हम चीन की सेना निकाल नहीं सके। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? वहाँ जंग होगी, वो फ्लैश पॉइंट है। वहाँ से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं जनाब? आप कैसे बातें कर रहे हैं? ये सुनने में अच्छी बातें लगती हैं, आप कैसे आप कर रहे हो? आप 1 इंच ज़मीन नहीं ले हम कह रहे थे हमारी ज़मीन पे कोई पैर नहीं रखता। प्रधानमंत्री जी ने पल्ला झाड़ लिया, ये हमारे अंदर घुसा ही कोई नहीं है। तो आज बिपिन रावत जी क्यों बयान दे रहे हैं कि हमको फौजी कार्रवाई करनी पड़ेगी? अगर अंदर घुसा ही कोई नहीं है तो फौजी कार्रवाई किस पे करनी है? हमारे 20 जवान शहीद हुए, कैसे शहीद हुए? आप मुझे बताएं, हमें कौन सी ऐसी बात है? हम क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ रहा है? क्यों ऐसी ज़रूरत है? क्या ऐसी नौबत है? हम कहाँ ले पाएंगे जनाब? आप मुझे बताएं, चाइना उधर भी वहाँ पे भी मौजूद है, उसका वो कॉरिडोर बन रहा है उस एरिया में। वो कहाँ से वो 2 मिनट के अंदर वो आएगा। चाइना धमकी दे रहा है कि जी हम अगर आपका ये सुधार रहे हम तो कश्मीर के अंदर अपनी फौज भेज सकते हैं। तो फिर आप बताओ ना, आप क्या कर सकते हो? आज वो आगे बैठे हैं, हमारी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठे हैं, हम उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? तब तो हम कहते थे हमने लाल आंख करके दिखाया नहीं इनको। तो आज कौन रोक रहा है हमको उनको लाल आंख दिखाने में? कौन रोक रहा है हमारी हिंदुस्तान की फौज को कार्रवाई करने से? आप होने दो जंग। फिर हम ये गलत ढकोसले, ये नारे हैं, खाली खोखले नारे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। ये हकीकत है ज़मीनी। आप 1 इंच ज़मीन नहीं ले पाओगे। आप जो जहाँ है वो वहाँ खुश रहें, उनकी प्रॉब्लम है वो देखें, हम अपने देश का देखें। हमारे देश में कोरोना की महामारी से रोज़ कितने लोग मर रहे हैं और इसको बड़े बुरी तरह मिस हैंडल किया गया। हम ये बीजेपी जमात बन दिया कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो जो गरीब मजदूर चल भी होगी कि हमारी रियासत जल्दी से जल्दी वापस आए। ये थी मेरे साथ तरनजीत सिंह टोनी, जम्मू कश्मीर के बहुत सीनियर लीडर है। 370 का कुछ हद तक समर्थन करते हैं, कई पहलुओं पर 370 का विरोध भी कर रहे हैं। मिलिटेंसी के बारे में कह रहे हैं कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे समय से होती रही है, उसका एक बड़ा कारण बेरोजगारी भी है और सरकार द्वारा लिए गए गलत फैसले भी है। बहुत सारे लीडर्स जो अलगाववादी है या फिर हुकूमत का साथ नहीं दे रहे हैं, उनको सरकार ने धारा 370 के बाद और एनआरसी के बाद उनको रखा गया था हिरासत में। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ लोग अभी भी हिरासत में हैं। एक बड़ा सवाल जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अपनी सरकार चाहते हैं, उस पर भी केंद्र सरकार क्या फ़ैसला लेगी ये भी देखने वाली बात है। आने वाले जो संसद का सत्र है मानसून में, जो अब जल्द ही होगा, उसमें कुछ बड़े फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर हो सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका एक बड़ा मकसद है कि वो अपनी सरकार उनको मिले और जो युवा हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। सरकार ने जो वादा करा है उसको पूरा करे। बीजेपी का एक प्राइम एजेंडा था, वो था धारा 370। उसी के बिहाफ पे ही बड़ी मेजॉरिटी 2019 में उन्हें मिली थी, उसका एजेंडा बीजेपी का पूरा हुआ। अब जो मूलभूत सुविधाएं हैं जम्मू कश्मीर में मिलनी चाहिए, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, वो बिल्कुल यहाँ ख़राब है। पत्रकारों की हम बात करते हैं, इस कोरोना की पैंडमिक सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में काफ़ी न्यूज़पेपर बंद हो गए, बड़ी मुश्किलों का सामना जम्मू कश्मीर के लोगों को करना पड़ा। तो बहरहाल अगली हम अन्य राजनीतिक पार्टी के किसी सीनियर लीडर से या फिर किसी अन्य लोकल लीडर से हम बात करेंगे
और फिर हम आपको और चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है कैमरे के पीछे सत्येंद्र सिंह भुल्लर। नमस्कार।